दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है, मैं कई सब्सक्राइबर ने इस पर चर्चा की, कई लोगों ने भी कहा कि एक इस संबंध में वीडियो आना चाहिए, तो उसकी आज विस्तार चर्चा करता हूं। आज का विषय है कि क्रिमिनल मुकदमा किस तरीके से प्रोसीड करें। कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, लगातार वो अपराध करने की धमकी देता है या अपराध कर दिया है उसने आपके विरुद्ध, तो उस व्यक्ति को कैसे सबक सिखाएं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे आगे बढ़ाएं। हिंदी में कहेंगे कि कानूनी प्रक्रिया को गतिशील कैसे करें। दोस्तों, अपने भारत में, अपने देश में वर्तमान समय में जो दंड विधियां हैं उसमें दो तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। माने किसी व्यक्ति के विरुद्ध आप कोई भी दंडिक कार्यवाही या क्रिमिनल प्रोसीडिंग दो तरह से प्रारंभ कर सकते हैं। एक तो पुलिस को सूचना दे करके आप गए, आपने कोई शिकायत लिखित में, आपने कोई अपराध होते देखा, आप उसके चक्षुदर्शी साक्षी हैं या आपकी जानकारी में बात आई, तो आपने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने केस रजिस्टर करके उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दी, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध आपने शिकायत दी है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू हो गई। इससे हटकर के आप कोई मुकदमा किसी जन सामान्य के विरुद्ध लाते हैं जिसने कोई अपराध किया है, तो उसका दूसरा तरीका है आप सीधे सीधे न्यायालय जाकर के एक क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। क्रिमिनल केस का मतलब है परिवाद, माने आप सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष, मजिस्ट्रेट वो जुडिशियल होंगे, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष ये कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती, तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर के सीआरपीसी की धारा 200 का बयान दर्ज करा करके और अपने अन्य जो भी उस घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं या जो भी आपका एविडेंस है उसे दाखिल करके उनको एग्जामिन करा करके आप सीधे सीधे उस व्यक्ति को तलब करा सकते हैं और प्रोसेस जारी करा सकते हैं। दोस्तों, इसको बहुत डीपली बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि साहब किस तरीके से प्रोसीडिंग शुरू करें, मालूम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, वो आए दिन शराब पी करके गाली गलौज करता है आपको और आप उससे तंग आ गए हैं। कभी कभी वो मारने पीटने की धमकी देता है, आपके घर में गेट तोड़ के घुसने का प्रयास करता है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप थाने जाते हैं, थाने से कोई सिपाही आया या कोई सब इंस्पेक्टर आया, वो कुछ लेन देन करके थाने ले गया, वहां से छोड़ दिया, उसने कोई मुकदमा नहीं लिखा। तो जब कोई मुकदमा ही नहीं लिखा जाएगा तो काहे का क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई प्रोसीडिंग हुई नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति रुतबेदार है, अपने को बड़ा नेता समझता है, कह रहा है कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आप सीधे सीधे न्यायालय में, आपके साथ अगर कोई घटना हुई है, आपको कोई चोट आई है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर के बिना किसी एनसीआर के आप मेडिकल कराएं अपना। वहाँ नहीं हो सकता है तो प्राइवेट कराएं। दोनों बराबर वैलिड हैं, कोई अनवैलिड नहीं है, क्योंकि सच्चाई जो है कभी नहीं छिपती है। सत्य कसौटी पर कसा जाता है। आपके साथ रियल घटना हुई है तो उस रियल घटना को कोई नहीं जुटला सकता। प्राइवेट और सरकारी से कोई मतलब नहीं है कि नहीं आपका कहीं किसी सरकारी हॉस्पिटल में मेडिको लीगल हुआ हो, वहाँ वो कह दें पहले एफआईआर लिखा का आइए, उसी में आपका समय बर्बाद हो जाए। दोस्तों, आप मेडिकल करा करके सीधे सीधे न्यायालय में धारा 190 सीआरपीसी के अंतर्गत एक शिकायत फाइल करिए। उस शिकायत पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो प्रथम श्रेणी के हैं, अब इसमें भी थोड़ा एक चेंजमेंट ये है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आप शिकायत कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं या ऐसी कंडीशन में हैं कि उनका मामला किसी बड़े मजिस्ट्रेट के यहाँ, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आते हैं, उनके यहाँ चल सकता है, तो वहाँ चलाइए। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में
साथियों, इसके उपरांत आप उस न्यायालय में जाकर के अपना प्रार्थना पत्र दें और वहाँ ये प्रेयर करें कि हमारा आज ही हमको एग्जामिन कर लिया जाए। तो मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं आप एग्जामिन किए जाएंगे और आपका वो एग्जामिनेशन 200 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपके अन्य जो भी एविडेंस हैं, आपकी घटना से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उनका बयान, और आपके पास जो भी और महत्वपूर्ण दस्तावेज हों, कोई एविडेंस हो, उसको भी कोर्ट में दाखिल करिए। वो दाखिल होने के बाद उसको एग्जामिन करके कोर्ट या तो आपका परिवाद स्वीकार कर लेगा और उन अभियुक्त गणों को जिनके विरुद्ध आप शिकायत लेकर गए हैं उनको सीधे सीधे तलब कर लेगा, या आपका परिवाद रिजेक्ट कर देगा, खारिज कर देगा। अगर आपका परिवाद खारिज हो जाता है तो आप तत्काल उस खारिज परिवाद के विरुद्ध अपील फाइल कर सकते हैं। अपील इसकी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ होगी। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ आप अपनी बहस करके, आर्गूमेंट करके, अपनी सारी बात बता करके उसको अलाउड करा सकते हैं और आगे परिवाद बढ़ा सकते हैं। अगर वो व्यक्ति तलब हो जाते हैं, उनके खिलाफ प्रोसेस जारी हो जाएगा। सबसे पहले समन जारी होगा। समन जारी होने के बाद ये समन 204 सीआरपीसी के अंतर्गत जारी होता है। समन जारी होने के बाद अगर वो फिर भी अपीयर नहीं होते हैं कोर्ट में तो उसकी तामीली किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। समन की तामीली उस व्यक्ति के जो लोकल एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे जो उसके जुडिक्शन में थाना आता है, उस थाने के अधिकारी द्वारा कराई जाएगी। उसकी समन की तामीली होने के बाद फिर भी अगर वो नहीं आते हैं तो उनका बेलेबल वारंट जारी किया जाएगा, वो भी परिवादी के प्रेयर पर। इसके बाद भी वो नहीं आते हैं तो उनका नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाएगा, और एक्यूज फिर भी नहीं आता है तो धारा 82 सीआरपीसी और 83 सीआरपीसी की कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी स्थिति में तो आ ही जाना है, नहीं तो आप व्यक्तिगत तौर पर उस पुलिस अधिकारी को जिससे वो तामीली कराई जानी थी उसको न्यायालय में बुलवा करके और उससे ये जवाब मांग सकते हैं कि अभी तक वारंट का निष्पादन क्यों नहीं हुआ। और वो ऐसा पुलिस अधिकारी जब उसके ऊपर कोई बात आ जाती है तो वो तत्काल वारंट का निष्पादन करता है और उन लोगों को पकड़ लाता है। तो जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस अपराध से आप व्यतीत रहे, जब उस व्यक्ति को दंड मिलने लगेगा, वो व्यक्ति पकड़ के न्यायालय जाएगा, तो आप उस न्यायालय में जब उस व्यक्ति के बेल एप्लीकेशन पर, चूंकि जैसे ही कोई व्यक्ति पकड़ कर न्यायालय जाता है क्रिमिनल मुकदमे में, तो वो उसको बेल मांगनी पड़ेगी, न्यायालय से प्रेयर करनी पड़ेगी कि हमें बेल पर छोड़ दिया जाए। तो अगर मामला अजमानती अपराध का है, आप उसमें परिवादी हैं, तो आपको पूरा राइट है कि आपको भी सुना जाए। आप उस बेल एप्लीकेशन को अपोज करिए और कहिए कि इस व्यक्ति को अगर छोड़ दिया जाता है तो ये पुनः फिर अपराध को दोहराएगा, साक्षियों को धमकाएगा, इस मुकदमे में विपरीत प्रभाव डालेगा, इसलिए इसको जेल में ही रखा जाए। अगर वो बेल पा जाता है तो आप बेल कैंसलेशन एप्लीकेशन लाने के अधिकारी हैं, किसी भी समय ला सकते हैं। फिर जब वो व्यक्ति उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने लगेगा एज ए एक्यूज्ड, मुलजिम के तौर पर, तब उसको एहसास होगा कि अगर हमने ये गलत काम किया था, गलत किया था, तो उसका आज मुझे दंड मिल रहा है। इसके बाद आपके बयानात शुरू होते हैं, एविडेंस शुरू होगा, चार्ज बनेंगे। पहले चार्ज बनने के बाद उन्हीं चार्जेज का विचारण होगा जिन बातों का आरोप एक्यूज पर लगाया गया है, और अगर जो आपने आरोप लगाया था वही आरोप कोर्ट ने उस पर लगाया है और वही बात कन्फर्म हो जाती है आपके एविडेंस से, तो ऐसे व्यक्ति को उससे भी पूछा जाएगा, 313 की प्रोसीडिंग होगी और इसके बाद में उसको कन्विक्शन हो जाएगा। आपका अगर आरोप बेबुनियाद नहीं है, आपने बिल्कुल रियल में बात कही है, आपका एविडेंस आया है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध ये मामला चल रहा है, कन्विक्शन होना बिल्कुल निश्चित है। और जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध में सज़ा सुना दी जाएगी
तो फिर वो पुनः अपराध नहीं करेगा। वो प्रोबेशन पर छोड़े जाने का प्रार्थना पत्र देगा कि साहब, या कोर्ट साहब से, जज साहब से कहेगा, वहाँ आने वाले कोर्ट में प्रेयर करेगा कि हमें प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाए, माने फर्स्ट ऑफेंडर हैं, अब हम दोबारा अपराध नहीं करेंगे, हमें जेल की बजाय घर में रखा जाए, लेकिन जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रख लिया जाए। तो ऐसे व्यक्ति को, चूंकि अगर वो फर्स्ट ऑफेंडर है, अपराध उसका हल्का है, तो उसको प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति लड़ने की प्रवृत्ति का ही है, बार बार लोगों से झगड़ा करता है, उसका जो मन है वो दूषित हो चुका है, उसके कई मुकदमे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को वो सज़ा का जो समय है, अवधि है, वो जेल में ही बितानी पड़ेगी। और वो जब जेल में रहेगा तो उसको एहसास हो जाएगा कि हमने झगड़ा ही क्यों किया था। तो दोस्तों, आपके साथ अगर कोई ऐसा अपराध होता है जिसकी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है, तो आपके सामने सबसे अच्छा विकल्प है, आप न्यायालय में परिवाद दाखिल करें और उस परिवाद में इतनी लगन के साथ मेहनत करके उसको जीतें, ताकि जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने परिवाद दाखिल किया है वो व्यक्ति सज़ा पा जाए और उसको आप सज़ा करा दें। तो उस व्यक्ति को एहसास होगा कि काश मैंने अगर झगड़ा ना किया होता, लड़ा ना होता, इस व्यक्ति का अपमान ना किया होता, इसके साथ हमने मारपीट ना की होती, तो आज मुझे सज़ा नहीं होती, ये दिन नहीं देखना पड़ता। साथियों, मुझे जो आवश्यक लगता है, जो विषय अच्छा लगता है, उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों को अगर किसी विषय पर विशेष जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।